हेलो एवरीवन। काफ़ी महीनों की प्लानिंग के बाद फाइनली हम जा रहे थे अपने राजस्थान ट्रिप के लिए। राजस्थान जहां हमने प्लान किया था जयपुर और जोधपुर शहरों को घूमने का, और 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम फाइनली पहुंच गए राजा रजवाड़ा और कहानियों के देश राजस्थान। हमारी पहली डेस्टिनेशन थी जयपुर, जहां हमने चेक इन किया अपने होटल जिसका नाम था नाहरगढ़ हवेली। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है जो गोपालबाड़ी में स्थित है, और यहाँ से एक्चुअली आपको सिटी पैलेस वगैरह सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे पड़ता है, और यहाँ से आपको बस स्टॉप भी काफ़ी पास पड़ता है जिसका नाम है सिंधी कैंप। होटल काफ़ी साफ़ सुथरा था, स्टाफ काफ़ी मददगार थी, हेल्पफुल थी काफ़ी, और खाना भी हमें अच्छा ही लगा। ओवरऑल स्टे हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब दिन क्योंकि आधा बीत चुका था तो हमने डिसाइड किया कि लंच के बाद एक स्कूटी रेंट पे लिया जाए और खुद से शहर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। ओल्ड सिटी घुसते ही ट्रैफिक देख के मानो बैंगलोर याद आ गया। यहाँ की ट्रैफिक की हालत भी वैसी ही है क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। पिंक सिटी में हमारा पहला डेस्टिनेशन था सिटी पैलेस। 1732 में कंप्लीट किया गया ये महल महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने जयपुर की रचना की थी। इससे पहले राज परिवार आमेर फोर्ट में रहता था, जहाँ पे सूखा और यातायात में आने जाने में दिक्कत होने की वजह से ही पूरा राज परिवार यहाँ शिफ्ट हुआ था, और इस महल में आज तक राज परिवार रहता है। सिटी पैलेस की एंट्री फीस है 300 रुपये पर पर्सन। ऐसे देखा जाए तो ये महंगा है, पर अगर आपको हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा जानना है और इस जगह को और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे एक गाइड ज़रूर ले लीजिएगा जो आपसे 300 या 400 रुपये चार्ज करेंगे, पर आपको यहाँ की सारी कहानियाँ काफ़ी डिटेल में बता पाएंगे। सिटी पैलेस शास्त्र और शिल्प का अनूठा मेल है। इसके निर्माण में मुगल, राजपूताना और यूरोपियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ था। बाहर के आंगन से आपको राजपरिवार के रहने का एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर्यटकों का जाना मना है, पर बाकी का महल आप घूम फिर के अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। महल के कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का म्यूजियम, दीवाने आम, दीवाने खास, प्रीतम निवास चौक और चंद्र महल इत्यादि। इन सब में म्यूजियम्स के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाकी की हर जगह आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। महल के अंदर सबसे पहले हमारे गाइड ने दीवाने खास के बारे में बताया, जहाँ महाराज अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ बैठते थे और राज्य की ज़रूरी विषयों पर चर्चा करते थे। ये महल मानो उस समय के राजस्थान के महाराजाओं की समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि महाराज सवाई माधो सिंह जी सिर्फ गंगा जल का सेवन करते थे, तो इंग्लैंड जाते हुए उन्होंने 14,000 चांदी के सिक्के गलवा के ये 2 बड़े चांदी के घड़े बनवाए थे जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं दुनिया के सबसे बड़े चांदी के घड़ों के हिसाब से। महल के बाहर के कोर्टयार्ड में स्थित है मुबारक महल। यहाँ आज ग्राउंड फ्लोर में एक टेक्सटाइल म्यूजियम है और फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइब्रेरी है, और यहाँ से आपको क्लॉक टावर दिख जाएगा। राजस्थान का आर्ट और हैंडीक्राफ्ट ये तो विश्व विख्यात है, पर इसका एक श्रेय यहाँ के राज परिवार और उस समय के महाराजाओं को ज़रूर देना बनता है। महल के अंदर के आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में आज भी ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रखा गया है। यहाँ पे आप ना ही अलग अलग प्रकार के आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जान सकते हैं, बल्कि यहाँ से आप अपने लिए भी कुछ पसंद करके खरीद सकते हैं। ऐसे ही बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म के बारे में हमें वहाँ जानने मिला, जहाँ पे वहाँ एक आर्टिस्ट ने हमें सिंगल हेयर ब्रश स्ट्रोक के बारे में बताया। इस आर्ट फॉर्म में पूरे ब्रश का सिर्फ एक हेयर यूज़ होता है, जिससे पूरी की पूरी पेंटिंग बनाई जाती है। शाम होते ही महल और सुंदर लगने लगा। लाइटिंग की वजह से मानो महल की सुंदरता कई गुना बढ़ गई थी। महल के अंदर के आंगन यानी प्रीतम निवास चौक से आपको दिखेगा चंद्र महल। इसमें 7 फ्लोर्स हैं, जिसमें पहले 2 फ्लोर्स कहलाते हैं सुख निवास, फिर उसके ऊपर है शोभा निवास, जिसके ऊपर आता है छवि महल, और आखिरी के 2 फ्लोर्स का नाम है मुकुट मंदिर और श्रीनिवास। यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन लगती है और फीस भी अलग से है। महल के अंदर के आंगन यानी कि प्रीतम निवास चौक में है 4 द्वार, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं और चारों ऋतुओं का प्रदर्शन करते हैं। इन चारों द्वारों का नाम है पीकॉक डोर,
रोज डोर, लोटस डोर और लहरिया या फिर वेव्स डोर। इन चारों को एक साथ मिला के रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है। पोल यानी द्वार। अपने समय के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लोग सिटी पैलेस शाम को पहुंचे थे, पर आपके लिए एडवाइस रहेगा कि आप दिन में सुबह की तरफ पहुंचे, क्योंकि ये पैलेस देखने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। महल से ठीक बाहर निकलते ही आपको मार्केट एरिया मिलेगा, जहां आपको तरह तरह की खाने की चीज़ें और शॉपिंग की दुकान मिल जाएंगी। सिटी पैलेस से निकल के हम पहुंचे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था मोती डूंगरी मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर गणेश जी की 500 साल पुरानी मूर्ति है। इस मंदिर की स्थापना सन 1761 में सेठ जयराम पालीवाल ने की थी और यहाँ हर बुधवार को एक मेले का भी आयोजन होता है। मोती डूंगरी मंदिर से बस थोड़ी ही दूरी पर है बिरला मंदिर, जो कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ये मंदिर अपने सफ़ेद मार्बल वर्क के लिए जाना जाता है। रात के समय ये बहुत ही सुंदर दिखता है, पर इसके क्लोजिंग टाइम थोड़ी जल्दी है, तो एडवाइस है कि आप दिन में जाएं और पूरे मंदिर को दिन के समय देखें। ये बहुत ही सुंदर है। जयपुर ट्रिप के दूसरे दिन हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ गया। दरअसल ये ट्रिप हमने काफ़ी महीनों से प्लान कर रखा था और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि रिपब्लिक डे के उत्सव के कारण मोदी जी और इटालियन प्रेसिडेंट जयपुर या राजस्थान घूमने वाले। उसी कारण से उस दिन जयपुर में सब कुछ बंद था। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस दिन का इस्तेमाल किया जाए और पुष्कर और अजमेर देख के आया जाए। यहाँ हम पहुँचे पहले सिंधी कैंप बस स्टॉप पे। सिंधी कैंप बस स्टॉप पे आपको नॉर्मल बसेस मिल जाती हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको AC वोल्वो बसेस मिल जाएंगे। यहाँ की बसेस में आपको महिला यात्रियों के लिए अलग से एक स्पेशल कंसेशन मिलता है। जयपुर से अजमेर जाने के लिए आपको बस, प्राइवेट कैब या ट्रेन मिल जाती है। बस से हमें तकरीबन 3 घंटा लगा था और रास्ते की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, तो आप सोते सोते आराम से अजमेर तक पहुँच सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के लिए मशहूर अजमेर शहर 11वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। अजमेर के बस स्टॉप पहुँच के हमने एक ऑटो बुक करी, जिन्होंने हमें पूरा अजमेर और पुष्कर दिखाने के लिए 1500 रुपये चार्ज किए। ऑटो वाले भैया से बात करके हमें समझ में आया कि पहले पुष्कर जाना ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ शाम की आरती देख पाएंगे और वापस आके हम अजमेर शरीफ दरगाह पे भी शाम तक पहुँच पाएंगे। पुष्कर पहुँच के सबसे पहले हमने लिया वहाँ का कैमल राइड, जो कि बहुत मशहूर है। यहाँ आप डेजर्ट सफारी कर पाते हैं, जिसमें आप सीधे कैमल से जा सकते हैं या तो कैमल के इस तरह की गाड़ियों से जा सकते हैं, नहीं तो आप जीप सफारी भी ले सकते हैं, जो आपको डेजर्ट के थोड़ी अंदर तक लेके जाते हैं और थोड़ी ज़्यादा देर तक घुमाते हैं। डेजर्ट सफारी करते हुए आपको यहाँ से दिखेगा सावित्री माता का मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी थी। यहीं पे करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। डेजर्ट सफारी का सुंदर एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम वापस जा रहे थे पुष्कर की तरफ। पुष्कर में काफ़ी सारे विख्यात मंदिर हैं, जिनमें से एक है वराह मंदिर। ये मंदिर विष्णु जी के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। कहा जाता है कि विष्णु जी वराह रूप में पृथ्वी को पाताल लोक से वापस ऊपर लेके आए थे। पुष्कर में स्थित सिंह साहब गुरुद्वारा यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण श्री गुरु नानक जी के पुष्कर यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। पुष्कर में सबसे पहले हम पहुँचे पुष्कर लेक। कहा जाता है कि इसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और 5 सरोवरों में से इसी को सबसे पवित्र माना जाता है। पुष्कर लेक के किनारे आपको देखने मिलेगा यहाँ का शाही महल, जो कि है मान महल, जिसकी रचना महाराजा मान सिंह ने की थी। सरोवर से थोड़ा ऊपर आने पे आपको मिलेगा पुष्कर का विख्यात ब्रह्मा मंदिर। विश्व का ये एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जहाँ पे उनकी चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना है। कहा जाता है कि ये मंदिर 2000 साल पुरानी है और यहाँ पे अंदर कैमरा या वीडियो करना अलाउड नहीं है। पुष्कर के बाजार में आपको तरह तरह के पकवान और गिफ्ट का सामान मिल जाएगा। पुष्कर देखने के बाद हम चल पड़े अजमेर शरीफ की तरफ, जो यहाँ से था 15 मिनट की दूरी पर। अजमेर शरीफ में सभी धर्मों के लोग जाते हैं और यहाँ आपको दरगाह तक पहुँचने के लिए तकरीबन आधा घंटा चल के जाना पड़ता है बाजार से होते हुए। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनाई गई थी, जो 13वीं शताब्दी के संत थे। हर साल यहाँ अलग धर्म, अलग जाति और अलग देश विदेश के लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरी करवाने के लिए उनसे दुआ मांगते हैं। दरगाह के अंदर हमने देखी यहाँ की मशहूर डेग। ये डेग तकरीबन 500 साल पुरानी है और इनको बनाने में 7 अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल हुआ था।
हर रोज़ यहाँ श्रद्धालु पैसे और खाने का सामान दान करते हैं, जिससे कि डेग बनता है और इसी डेग को सुबह की तरफ श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। जयपुर सिटी लौटने से पहले फाइनली हमने किया डिनर करीम्स पे, जो कि है अजमेर के बस स्टैंड पे। यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा।